गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से नेट के अंदर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैम के अंदर एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं। अब नेट के अंदर 2-3 साल के अंदर तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 2-3 लेक्चर का एक टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर पूछते हैं तो डायरेक्ट क्या है, बिल्कुल नॉर्मल कंसेप्ट के बेसिस पे पूछते हैं। तो आप मान के चलो कि आपका 2 या 3 लेक्चर का है केमिकल इक्विलिब्रियम और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो जिस हिसाब से इसका टाइम पीरियड है कि 2-3 लेक्चर का है और उसके हिसाब से आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन नेट के अंदर हो जाता है और एक क्वेश्चन जैम वालों को मिल जाता है, तो मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखो इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के अंदर हम पढ़ेंगे 2 चीज़ पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम 2 तरह का होता है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम होता है और एक फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है। और जो केमिकल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट है उनको लेके हम कहाँ जाते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। जो हम सीखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट उसको कहाँ यूज करेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जैसे अगर नॉर्मल है, आपको ये चीज़ कुछ नहीं लिखनी। एक टैंक है, मान लो एक टैंक है, ठीक है, वहाँ से वाटर आ रहा है, ठीक है, 0.3 लीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है, पर यहाँ से कितने से मूव कर रहा है, 0.1 लीटर पर सेकंड मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो। तब तो क्या है, ऊपर से ज़्यादा आ रहा है और क्या हो रहा है, ज़्यादा कम यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, पानी की अमाउंट कम जा रही है। तो अब क्या है, इंक्रीज होता जाएगा इसका लेवल। बट क्या है, अगर जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से अगर ये बाहर जाने लगे तो उस जगह हम क्या बोलेंगे कि हमारा सिस्टम किसके अंदर आ गया, इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया। कि जिस रेट से उसके अंदर वाटर आ रहा है और जिस रेट से वाटर बाहर जा रहा है, तो मतलब उसकी स्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। जो मेजरेबल स्टेट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे क्या मेजर कर सकते हैं, टैंक के अंदर वाटर लेवल मेजर कर सकते हैं। तो मेजरेबल प्रॉपर्टी के अंदर किसी सिस्टम की कोई कांस्टेंट हो जाए, वो कांस्टेंट हो जाए, तो वहां पे क्या बोलेंगे हम, हमारा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इसके अंदर लिख लो द स्टेट एट विच, द स्टेट इसके अंदर लिख लो द स्टेट ऑफ सिस्टम, द स्टेट ऑफ सिस्टम, द स्टेट ऑफ सिस्टम एट विच, द स्टेट ऑफ सिस्टम एट विच, द स्टेट ऑफ सिस्टम एट विच ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, all the measurable property of system become constant is called chemical equilibrium। तो अब इसके बाद देखो, बस केवल आप इक्विलिब्रियम को कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि भाई प्रॉपर्टी क्या है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अगर हाँ मैं बात करूँ गैस के पार्टिकल के लिए, तो वो प्रेशर कैंट, मान लो एक क्लोज कंटेनर है, उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ कि गैस है वो प्रेशर अप्लाई कर रही है, ठीक है, तो वो मेजरेबल, गैस की क्या कंडीशन मेजर कर सकते हैं टैंकर के अंदर कि भाई उसका प्रेशर कितना अप्लाई कर रही है। अगर वो कांस्टेंट है हर टाइम, तो मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर कोई बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, ठीक है, उसका हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम के अंदर है, या उसका कलर है, सॉलिड का कोई कलर देख लेते हैं, अगर वो कांस्टेंट है तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाता है। अब देखो टाइप ऑफ, कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम का आपको सबको पता है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना इसके, ठीक है, आपने डेफिनेशन लिख ली। टाइप्स ऑफ मटेरियल इक्विलिब्रियम, मटेरियल इक्विलिब्रियम। देखो जल्दी जल्दी देख लो, कुछ नहीं है इसके अंदर भाई। मटेरियल के अंदर कौन कौन से चेंज आते हैं, अगर मैं चेंज की बात करूं तो 2 तरह के आते हैं। एक तो होता है फिजिकल चेंज, एक आता है, अगर मैं चेंज की बात करूं तो फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज। और दूसरा कौन सा आता है उसके अंदर, केमिकल चेंज आता है, ठीक है, दूसरा क्या आता है, केमिकल चेंज आता है। फिजिकल चेंज मतलब कि उसकी फिजिकल स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है। केमिकल चेंज वो होता है भाई उसकी स्टेट चेंज हो या ना हो, पर उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे CaCO3 है, ये किसके अंदर टूट गया, CaO के अंदर गया और CO2 के अंदर गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सॉलिड है,
CaCO3, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन मतलब इसका फॉर्मूला ब्रेक हो गया CaO और CO2 के अंदर। अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूं, मेरा H2O सॉलिड है, मान लो आइस है, वो किसके अंदर चली गई, H2O लिक्विड के अंदर। इसके अंदर क्या है, कोई केमिकल चेंज नहीं आया, बट क्या हो, उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। यही तो फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, केमिकल चेंज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। CaCO3 की अलग होगी, CO की अलग होगी, CO2 की अलग होगी, ठीक है। बस आपको ये समझना है। तो इसी तरह हमारे पास दो इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मिटा देता हूं मैं इसको, ठीक है, क्योंकि देखो जहां पे आपको कुछ याद करने का है, जहां से कुछ आपके एग्जाम के अंदर आने का, वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक तो होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड क्या होता है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम के आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि जहां पे क्या है, केवल फिजिकल चेंज हो, ठीक है, फिजिकल चेंज हो, जैसे H2O सॉलिड, H2O लिक्विड। एक बार क्लियरिटी देख लेता हूं, सही है। तो देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इसके अंदर आप लिख लेना इक्विलिब्रियम इन विच फिजिकल, देखो ऐसे इक्विलिब्रियम जिनके अंदर केवल क्या हो, फिजिकल चेंज हो, ठीक है। जैसे H2O सॉलिड है, किसके अंदर गया, H2O लिक्विड के अंदर। केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करूं, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। और ये डिपेंड नहीं करे, फिजिकल स्टेट चेंज भी हो सकती है और चेंज भी नहीं हो सकती, वो अलग तरह के होते हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग ओनली केमिकल चेंज, इक्विलिब्रियम ओनली इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंज, वो फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग ओनली केमिकल चेंज। जैसे अगर मैं बात करूं 2HI है, ठीक है, H2 प्लस I2, ठीक है, गैस HI सॉलिड, आयोडाइड गैस ही होगा ये, गैस, ठीक है, गैस ही है वो भी। तो इसके अंदर देखो क्या है, केमिकल चेंज हो गया इसके अंदर, यहां पे क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या हुआ, फिजिकल चेंज, सॉलिड था वो क्या हो गया, लिक्विड के अंदर, ठीक है। पर इसके अंदर क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम एक चीज और पढ़ेंगे, फेज इक्विलिब्रियम। इसके अंदर क्या आ जाता है जी, फेज इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर फेज इक्विलिब्रियम, जो क्या है नेट के पर्पज से नहीं है कुछ भी, क्योंकि नेट के अंदर फेज इक्विलिब्रियम नहीं आता। तो पर क्या है, ये किसके लिए पढ़ेंगे हम, जेएम के बच्चों के लिए। तो फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है, फेज इक्विलिब्रियम ये कहता है कि मटेरियल का फेज तो चेंज होगा नहीं, फेज तो मटेरियल की चेंज होगी नहीं, बट उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाएगा। फेज चेंज नहीं होगी उसकी, बट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाएगा। देखो भाई नोट्स, नॉर्मल नोट्स बना लेना, फिजिकल इक्विलिब्रियम जो मैंने, केमिकल इक्विलिब्रियम जो भी लाइन बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंज, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल लिखो और बात खत्म करो। और ये जो होगा प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, क्योंकि जी जितने भी ये होते हैं इक्विलिब्रियम प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं। क्यों, नॉर्मली ये क्लोज कंटेनर के अंदर ही होते हैं। जैसे CaO3 CaO प्लस CO2 के अंदर टूट गया, ठीक है, और वो क्या है कंटेनर के अंदर ही है, ये जो ये प्रोडक्ट हैं। अब ये क्या काम करेंगे, वापस जब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपस में क्या कंबाइन करके वापस से क्या करेंगे, CaCO3। तो मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया ना। रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट की अमाउंट बन रही है वो प्रोडक्ट से कुछ टाइम बाद क्या बनने लग जाएगी। अगर रिएक्टेंट कम हो जाएंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट से क्या रिएक्शन किसकी तरफ से आने लग जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ। और ये नॉर्मली क्या है, क्लोज कंटेनर के अंदर होते हैं और रिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए मस्ट है कि वो प्रोसेस कैसे होगा, मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो मतलब क्या है, एक चीज से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लग गए, तो एक में ज्यादा में से कुछ चीज डिक्रीज हो रही है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ हो जाएगी, एक स्टेज पे जब बिल्कुल कम हो जाएगी, तो ये वापस से अपनी रिफॉर्मेशन कहाँ से करेगी, ठीक है ना। तो देखो अब फेज इक्विलिब्रियम, मैं फेज इक्विलिब्रियम के अंदर बता रहा हूं, इसके अंदर ये है कि जरूरी नहीं है कि मेरी क्या हो, स्टेट चेंज हो, ठीक है, जरूरी नहीं हो क्या हो, सिस्टम की स्टेट चेंज हो,
बट उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल इसके अंदर लिख लेना कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि फिजिकल चेंज ऑफ मटेरियल विल नॉट चेंज बट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल विल चेंज। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना एलोट्रोप्स। जितने भी एलोट्रोप्स हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? जितने भी एलोट्रोप्स हैं वो किसके एग्जाम्पल है? फेज इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, कैसे? अगर मैं बात करूं कार्बन डायमंड वो हीट करने पे किसके अंदर चला जाता है? ग्रेफाइट के अंदर। ठीक है, कार्बन डायमंड की जो फॉर्म होती है वो किसके अंदर चला जाता है? कार्बन ग्रेफाइट के अंदर। ठीक है, दो एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। ठीक है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है। अब कार्बन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर तो जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल फॉर्म में होता है, हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है कार्बन का। इसके अंदर क्या होता है? कार्बन टेट्राहेड्रल फॉर्म के अंदर अरेंज होती है। कार्बन है वो किसके अंदर अरेंज होती है? टेट्राहेड्रल फॉर्म के अंदर अरेंज होती है। ठीक है, तो क्या है अब इनकी, ये भी सॉलिड है, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी सॉलिड है, तो मतलब क्या है? इसकी फिजिकल चेंज तो हुआ नहीं इसके अंदर। ठीक है, कोई फिजिकल चेंज तो हुआ नहीं मटेरियल का। तो क्या चेंज हुआ है? इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है मटेरियल का वो चेंज हुआ है। वो किसके अंदर पढ़ते हैं? हम फेज इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं, ना कि फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो। केमिकल इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है, फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, बट उसके लिए मस्ट है क्या? उसकी क्या होगी? केमिकल स्टेट क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम का आपको पता लग गया कि उनके अंदर ये नहीं है कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो, बट उस फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी। फेज इक्विलिब्रियम के लिए ये मस्ट है कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी, बट उसका क्या चेंज होगा? उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होगा। और जितने भी एलोट्रोप्स हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? फेज इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? पहले केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। पहले किसको पढ़ेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम को। तो अब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने आपको क्या बताया था कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग ओनली केमिकल चेंज। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल स्टेट उसकी चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, आपको नाम से पता लग जाएगा। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या होता है? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो अब देखो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम मैंने बताया था आपको कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम तो क्या होगा कि इसके अंदर केमिकल चेंज तो होगा ही होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम है, पर जो फिजिकल स्टेट है ना वो चेंज होगी, वो भी चेंज होगी। जैसे CaCO3 सॉलिड, ये किसके अंदर चेंज गया? CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये किसका एग्जाम्पल है जी? हेट्रोजीनियस का, कि उसकी फिजिकल स्टेट भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की, तो उसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है, तो सीधी सी बात है केमिकल चेंज तो होगा, बट उसके साथ में उसकी फिजिकल स्टेट है होमोजीनियस, मतलब सेम फेज, उसकी फेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं PCl5 गैस, ये किसके अंदर गया? PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस के अंदर गया। ठीक है, तो मतलब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के अंदर तो क्या है? इसकी जो फिजिकल स्टेट भी चेंज होगी, केमिकल स्टेट भी होगी,
होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के अंदर केमिकल स्टेट चेंज होगी, बट क्या होगी, उसकी फिजिकल स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसकी पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक, जिसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन आते हैं। अब इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए था, ठीक है। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके अंदर है 3-4 केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, देख लो क्या बता रहा है इसके अंदर। इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेन्ड इन रिवर्सिबली, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तभी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ सकता है। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, कोई सिस्टम से कोई चीज़ निकल ही रही है और वापस से उसके अंदर नहीं आ रही, तो इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो तो क्या होती है, डिक्रीज ही चली जाएगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेज पे थोड़ी ना आ पाएगी। अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड, ये इक्विलिब्रियम के रिएक्टेंट से भी आ सकता है, प्रोडक्ट से भी। PCl5 ले लो, PCl3 के पास गया, PCl2 के पास गया, क्लोज कंटेनर की बात कर रहे हैं, फिर दोनों ने क्या करेंगे, रिएक्टर के वापस से किसके अंदर चला जाएगा, PCl5 के अंदर। अगर प्रोडक्ट उठाता हूं मैं PCl3 प्लस Cl2, किसके अंदर गया, PCl5 के अंदर। अब ये क्या है, PCl5 क्या वापस से जाने लग जाएगा, किसके अंदर, ब्रेक होने लग जाएगा। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया तो कोलाइड करके किसके अंदर, PCl3 और Cl2 के अंदर आने लग गया। अब देखो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें बताया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज एंड दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज एंड बोथ बिकम इक्वल व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इन्होंने ये बताया कि टाइम के साथ क्या था, स्टार्टिंग में तो रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देंगे। कुछ टाइम बाद जब प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो वापस से वो क्या काम करेंगे, अपनी किसके अंदर जाने लग जाएंगे, रिएक्टेंट के अंदर जाने लग जाएंगे। तो कुछ टाइम के बाद उनकी एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिस पे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और वो स्टेज क्या होगी मेरी, इक्विलिब्रियम। जैसे अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें हम, तो क्या काम करेगा, मान लो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग में यहां तक डिक्रीज हुआ, प्रोडक्ट इनिशियल में 0 पे था, प्रोडक्ट 0 पे था, तो ये क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगा। कुछ टाइम पे क्या बात हुई, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। और जो ये स्टेज होगी, ये किसकी, ये कौन सी स्टेट है मेरी, इक्विलिब्रियम की स्टेट। ये किसकी स्टेट है, इक्विलिब्रियम की स्टेट। बट एक बात आप याद रखना इसके अंदर, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, लिख लेना इसको। मैं एक बात याद रखना इसके अंदर आप, कि जो ये मेरी इक्विलिब्रियम की स्टेज है, इक्विलिब्रियम की जो मेरी स्टेट है, यहां पे जरूरी नहीं है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी इक्वल, कि भाई कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है और प्रोडक्ट की है, इक्विलिब्रियम की स्टेज पे वो इक्वल हो, वो क्या होंगे, कांस्टेंट। कैसे, अगर मैं बात करूं, मान लो देखो मैंने क्या बात बोली है, अब PCl5 गैस है कि किसके अंदर, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अगर ये इनिशियल में टाइम t0 पे ये 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट के कितने हैं, 0 0, ठीक है। अब मान लो 2 मोल्स इसके अंदर से चले गए, कुछ टाइम 10 मिनट के बाद 2 मोल्स चले गए, तो ये क्या हो गया, 2 मोल्स, ये 2 मोल्स, ये 2 मोल्स, ठीक है। यहां पे तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, वो इक्वल है इक्विलिब्रियम की स्टेज पे। ये इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई, यहां पे तो क्या है, मेरी इक्विलिब्रियम की स्टेज आ रही है, चलो ठीक है, और कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम है। बट ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो ये 5 मोल्स ले लो, 2 मोल्स चले गए, 3 मोल्स, ये इक्विलिब्रियम की स्टेज है, मान लो ये टी इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे 2 मोल्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 मोल्स ले गए, तो 2 मोल्स इसके बने PCl3 के, यहाँ पे Cl2 के 3, और ये स्टेट क्या है, मैं बोल रहा हूँ ये मेरी स्टेट किसकी, इक्विलिब्रियम की स्टेट है। यहाँ पे अमाउंट क्या है, और यहाँ पे कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है वो रिएक्टेंट की मेंटेन रहेगी, प्रोडक्ट की मेंटेन रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और ये चेंज जब तक नहीं आएगा जब तक कोई बाहर से हम एक्सटर्नल एजेंट ना डाल दें। एक्सटर्नल एजेंट कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, जब तक वो हम इन्वॉल्व ना करें तो ये क्या रहेगी, इसके अंदर इक्विलिब्रियम की स्टेज रहेगी। तो इस स्टेज पे देखो क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सही है, नहीं है, बराबर है, नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम ये बोल सकते हैं
कि इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जो मेरे रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट ही रहेगी उसकी कंसंट्रेशन। और इक्वल हो भी सकती है उनकी कंसंट्रेशन और इक्वल नहीं भी हो सकती। ठीक है, इक्वल उनकी कंसंट्रेशन अगर मैंने बताया 4 मोल थे, 2-2 मोल हो गए सबके, तो उस टाइम पे तो कंसंट्रेशन सबकी क्या थी, इक्वल थी। और ठीक है, और जरूरी नहीं है कि इनकी कंसंट्रेशन क्या हो, इक्वल हो। हाँ, इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। इक्विलिब्रियम का आप एक मतलब याद रखना कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, ना कि उनकी कंसंट्रेशन विल ऑलवेज भी इक्वल होगी। ठीक है, इक्वल नहीं होगी, इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो पर उनकी जो कांस्टेंट है कंसंट्रेशन है, सॉरी जो कंसंट्रेशन वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और एक पॉइंट और याद रखना, 3 पॉइंट हो गए 4, कि केमिकल इक्विलिब्रियम विल डायनेमिक इन नेचर, इज डायनेमिक इज नेचर, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इज नेचर। कैसा है, नेचर के अंदर डायनेमिक है। डायनेमिक है मतलब आप क्या मतलब है, डायनेमिक का मतलब क्या है, देखो अगर मैंने एक टैंक लिया था, आप ऐसे देख लो कि मैंने जो टैंक लिया था उसके अंदर वाटर 0.3 लीटर पर सेकंड के हिसाब से मैंने पानी अंदर डाल रहे थे, और उसी स्पीड से मैंने उसको बाहर निकाल दिया वाटर को। ठीक है, और जो वाटर लेवल था, अब देखो मान लो ये इतना वाटर लेवल है कोई, अब जिस स्पीड से पानी इसके अंदर डाल रहे हैं उसी स्पीड से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो ना तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा ना डिक्रीज, को डिक्रीज होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि जिस स्पीड से निकल रहा है उसी स्पीड से अंदर डाल रहे हैं पानी, और ना इसका वाटर लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, और हमें क्या लगेगा कि इस इक्विलिब्रियम के अंदर कोई भी ना तो कोई चीज आ रही है ना कोई बाहर जा रही है, क्योंकि ये क्या स्टेट है, मेंटेन स्टेट है, कांस्टेंट है इसकी जो स्टेट है। बट क्या हुआ, पर हम तो क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वाटर आ भी रहा है और बाहर भी जा रहा है, तो ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं, तो डायनेमिक नेचर की बोल देते हैं। ऐसी स्टेट को हम क्या बोल देते हैं नेचर के अंदर, डायनेमिक नेचर बोल देते हैं। इसके अंदर लिख लेना कि नन ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप, नन ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप, बट बोथ आर मूविंग एट सेम रेट, बट बोथ आर मूविंग एट सेम रेट, फुल स्टॉप लगा के। सो नो नेट चेंज इन, so no net change is observed, so no net change is absorbed। ठीक है, ये 3-4 प्रॉपर्टी थी। देखो अब लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, देखो जैसे कोई भी रिएक्शन है, मान लो ये रिएक्शन है मेरे पास, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो रेट होगी किसी भी रिएक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट और उसकी पावर। जो एक्टिव मास है रिएक्टेंट का और उसकी पावर होगी वो किसके बराबर होगी, उस रिएक्शन की रेट की। जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन है, इसकी रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 2 b की पावर 3। ठीक है, एक्टिव मास क्या होता है वो अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर, जो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो पावर है, पावर उसकी आएगी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, पावर की जगह लिख लेना स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, b की जगह क्या आएगा, इसकी जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, और रेट के क्या है, रेट कांस्टेंट, के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 0 स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, जो मैंने यहाँ बताया वही है इसके अंदर। जैसे कोई रिएक्शन है N1 A + N2B प्रोडक्ट, रेट क्या हो गया, A की पावर N1 A की पावर N1 B की पावर N2, रेट क्या होगा K = A की पावर N1 B की पावर N2। और जो एक्टिव मास है, एक्टिव मास क्या है, नॉर्मली हम 2 स्पीसीज के लिए कैलकुलेट करते हैं, एक तो होती है एक्वस स्पीसीज और दूसरी होती है गैसियस स्पीसीज। मिटा देता हूं मैं इसको। जो एक्टिव मास है, जो एक्टिव मास है वो 2 स्पीसीज के लिए होता है, हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो होता है एक्वस स्पीसीज,
एक्वस स्पीसीज और दूसरा होता है जी गैसियस स्पीसीज। गैसियस स्पीसीज, गैसियस स्पीसीज के अंदर जो एक्टिव मास होता है वो उस स्पीसीज का क्या होता है, प्रेशर के इक्वल होता है, कितना प्रेशर वो अप्लाई कर रही है स्पीसीज। ठीक है, अब एक्वस के अंदर हम क्या डिनोट कर देते हैं, एक्टिव मास को डिनोट कर देते हैं उसकी कंसंट्रेशन से, स्पीसीज की से, जिसको कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, मोलरिटी। मोलरिटी, और मोलरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, एक्वस स्पीसीज के लिए तो करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन से स्पीसीज की, और गैसियस स्पीसीज के लिए उसका एक्टिव मास होगा, जो प्रेशर जितना वो अप्लाई कर रही है वो उसके एक्टिव मास के बराबर होती है, उनको क्या बोलते हैं, एक्टिव मासेस। पर एक बात याद रखना, जो सॉलिड और लिक्विड के लिए, सॉलिड और लिक्विड है जैसे, तो उसका अगर एक्टिव मास निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बटे मोलिकुलर मास, और साथ में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो और डेंस मास बटे वॉल्यूम क्या होती है, मास बटे वॉल्यूम किसके बराबर होती है, डेंसिटी के बराबर होती है। साथ में ये क्या होगा, मास, ये क्या है, एक्टिव मास के बराबर, डेंसिटी बटे मोलर मास, आ गया डेंसिटी बटे मोलर मास। पर क्या होता है, सॉलिड के और लिक्विड के केस में नॉर्मली क्या होता है, जितना मास डिक्रीज होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में, जितना मास डिक्रीज होगा उतना ही नॉर्मली क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। हालांकि ऐसा गैस इसके अंदर नहीं होता, गैस के अंदर जितना मास डिक्रीज होगा उससे ज्यादा क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उनके अंदर काफी चेंज होता है। बट सॉलिड और लिक्विड के केस में जितना मास डिक्रीज होगा उतना ही क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो मतलब डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। डेंसिटी होती क्या है, मास बटे वॉल्यूम, जितना मास डिक्रीज उतना वॉल्यूम डिक्रीज, तो डेंसिटी तो सेम आती रहेगी, ऊपर से भी उतना ही डिक्रीज किया, जो डिवाइड में डिनोमिनेटर है उसे भी उतना ही डिक्रीज किया, तो भाई डेंसिटी तो सेम आई है। तो डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड की ऑलवेज भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो वो इक्वल होगी तो क्या काम करेंगे, तो उसका एक्टिव मास भी क्या होगा, डेंसिटी बटे मोलर मास, वो भी क्या होगा, सेम होगा। हम अपनी सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए, हमें जब पता है कि हमारा एक्टिव मास कांस्टेंट रहने वाला है सॉलिड और लिक्विड के केस के अंदर, ठीक है, तो हम अपनी खुद की कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सॉलिड और लिक्विड के लिए एक्टिव मास की वैल्यू को यूनिटी मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। आगे मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर जहां पे भी मेरे को सॉलिड और लिक्विड दिखाई देगा रिएक्टेंट के अंदर, तो मैं उसके एक्टिव मास को क्या मान लूंगा, 1 मान लूंगा। ठीक है, मैंने बता दिया क्योंकि उसके अंदर सॉलिड और लिक्विड के अंदर उसकी डेंसिटी सेम होती है, तो जिससे एक्टिव मास हमेशा क्या रहता है, उसका कांस्टेंट रहेगा। तो उसकी अपनी सिंपल कैलकुलेशन के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर एक्टिव मास सॉलिड और लिक्विड का आप लिख सकते हो, नोट बना के लिख लो चाहिए इस बात को, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड एक्टिव मास, ऐसे लिख लो, एक्टिव मास फॉर सॉलिड एंड लिक्विड विल ऑलवेज बी इक्वल 1। एक्टिव मास लिख लो, एक्टिव मास फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर एक्टिव मास फॉर सॉलिड एंड लिक्विड विल ऑलवेज बी यूनिटी या 1। ठीक है, हम 1 मानेंगे उसको। ठीक है, पूरी केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 2 लेक्चर के अंदर और इसको कंप्लीट करा देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को। ओके, थैंक यू।